आकार, आयतन एवं घनता के रूप का नाम का सम, विषम और मध्यस्थ के भेद से गुण का इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव, विभव या प्रलय में ही है, अतः हर इकाई का स्वभाव उद्भव भावी, विभव भावी या प्रलयवादी स्वभाव के प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत है। यह क्रिया विकास या ह्रास के ओर ही है। जो जिसकी धारणा है वह उस इकाई का धर्म है। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व, प्राणावस्था का धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि, जीवावस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा और ज्ञानावस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख है। धारणा के अनुकूल चेष्टा को स्फुरण तथा अथवा क्रांति तथा इसकी प्रतिकूल चेष्टा की प्रतिक्रांति संज्ञा है। स्फुरण से समाधान तथा प्रतिक्रांति से समस्या है। समाधान की ओर प्राप्त प्रेरणा की अनुकूल तथा समस्या की ओर प्राप्त व्यवस्था की प्रतिकूल संज्ञा है। आत्मा की प्रेरणा से संपन्न संकल्प, इच्छा, विचार और आशा स्व सापेक्ष है, स्फुरण है। चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता के अभाव से उत्पन्न संकल्प के नाम से इच्छा, आशा एवं विचार पर सापेक्ष है, जो प्रतिक्रांति है। स्व सापेक्षता में विश्राम तथा पर सापेक्षता में यानी जड़ पक्ष के साथ आसक्ति में श्रम का प्रसव है। श्रम मानव इकाई की आशा और उपलब्धि के बीच में ऋणात्मक स्थितियां ही श्रम है तथा घनात्मक स्थितियां ही समाधान है। मानव सुख धर्मी है, समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। मानव द्वारा प्राप्त कर्तव्यों का सुख से पोषणवादी रीति व नीति का फलन करना ही धर्म नीति है। मानव द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार की पोषणवादी रीति तथा बौद्धिक नियमों के अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है। व्यवहारिकता में रीति का पालन होते तो देखा जाता है, पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है। नीतिपूर्ण विचार का अभाव ही शोषण का कारण है, जो अंततोगत्वा स्व पर दुख कारक होता है। परिवार, समाज तथा व्यवस्था दत्त भेद से कर्तव्य को स्वीकारने तथा इसे निष्ठा, नियम और सत्यता पूर्वक पालन करने पर ही मानव में विशेष प्रतिभा का विकास हर स्तर पर है, अर्थात पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यवस्था के साथ सफलताएं इसके विपरीत स्थिति में प्राप्त प्रतिभा तथा सफलता में निरस्त होती है। दूसरे का प्रभाव परस्परता की आवश्यकता तथा अवस्था पर निर्भर करता है। आवश्यकता तथा अवस्था का प्रादुर्भाव जागृति क्रम के अनुसार है। पदार्थ का विकास एवं उसकी अवस्था उस इकाई की गति, श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर करती है, जिससे संगठन, विघटन तथा परिणाम होता है। संगठन एवं विघटन भेद रूप भेद से विकास, विकास भेद से क्षमता, क्षमता भेद से माध्यम, माध्यम भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आवश्यकता, आवश्यकता भेद से चेष्टा, चेष्टा भेद से प्रगति, प्रगति भेद से फल परिणाम, फल परिणाम भेद से योग व वियोग और योग व वियोग भेद से ही संगठन एवं विघटन और समाधान एवं समस्या है।
जीवन को जागृति के लिए माध्यम के रूप में मानव शरीर उपलब्ध है। 4 अवस्थाओं की सृष्टि का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। इसमें पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व तथा ज्ञान अवस्था में सुख धर्म सिद्ध हुआ है। अस्तित्व का अभाव किसी भी काल में नहीं है, ऐसा निरीक्षण, परीक्षण तथा सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है। अस्तित्व की कल्पना पदार्थ के अभाव में सिद्ध नहीं होती। साथ ही पदार्थ के ससीमित होने के कारण इसकी सर्वव्यापकता भी सिद्ध नहीं होती। सुख एक वैचारिक तथ्य है। बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं है। सुख सृष्टि सहज सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई का धर्म है। जहां कहीं भी पदार्थ नहीं है, वहां मानव को ले जाने पर भी सुख धर्मिता का अभाव मानव में नहीं पाया गया। इसलिए सुख का आधार ज्ञान संपन्नता सार्वदेशिक सिद्ध हुआ, क्योंकि जो नहीं है उसकी उपलब्धि संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञान सर्वव्यापक सिद्ध हुआ। ज्ञान ज्ञाता द्वारा ज्ञेय सहित मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। सर्व मानव ज्ञाता होने योग्य है ही। रुक जाएंगे भैया, इतनी बात कर ले, है ना? फिर इसके बाद में तकरीबन आधा आधा करके 2 पेज हैं, इसको बाद में देख लेंगे। थैंक यू भैया, आपकी पढ़ पढ़ के भी हिंदी अच्छी हो जाएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। जी भाई, जी बिल्कुल। सिर्फ आपकी नहीं, काफी साथियों का जो है मैं ऐसा देख पाता हूँ, हमारी भी काफी इम्प्रूव हुई है हिंदी। तो अभी हमने शुरू किया यहाँ से, ठीक है? तो आकार, आयतन, घन में से रूप का, ये आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी हो ही गया था। तो मतलब थोड़ा सा इसमें सिर्फ बस ये शब्द जो है ये बार बार आते हैं, इस चीज की तरफ हमारी स्टेबिलिटी बन जाए, हमारी बिल्कुल क्लैरिटी बन जाए, मतलब मेहनत ना करनी पड़े इनको, इन शब्दों का मतलब सोचने के लिए। उद्भव, विभव या प्रलय, है ना? तो ये 3 चीजें जो है ये गुण में, ये जैसे यहाँ लिखा ना, सम विषम और मध्यस्थ के भेद से गुण, है ना? तो सम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं उद्भव। उद्भव मतलब जो किसी चीज की रचना की क्रिया है, कोई चीज बन रही है, बनते हुए मतलब बढ़ रही है, अपनी उपयोगिता की तरफ बढ़ रही है। जैसे हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं किसी पेड़ का, सपोज कीजिए आम की गुठली लगाई, तो पहले कुछ कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताह के बाद में उसका एक छोटा सा पौधा बनेगा, फिर उसका एक थोड़ा बड़े होते होते पेड़ बनेगा, फिर हो सकता है कि जो भी उसकी एक नियम रहता है जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद में उसमें आम आना शुरू हो, ठीक है? तो जब तक वो आम आना शुरू नहीं होता, तब तक हम ये कह रहे हैं कि उसकी उद्भव की स्थिति है, मतलब वो भी बढ़ रहा है। किस तरफ बढ़ रहा है? अपनी उपयोगिता की तरफ बढ़ रहा है। फिर विभव काल में इकाई अपनी उपयोगिता के साथ रहती है। इसको बिल्कुल क्लियरली हर हर डायमेंशन में हम जिंदगी के ना इसको देख सकते हैं। एक होता है जो जो सम सम गुण की बात कर रहे हैं, तो अपनी उपयोगिता की ओर बढ़ना, उपयोगी हो जाऊं इसके लिए तैयारी, है ना? अस्तित्व में हमको बाकी 3 अवस्थाएं दिखती हैं, तो उसमें भी ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। और हम मानव में भी देखें तो एक छोटा बच्चा जिस दिन वो पैदा होता है, उसके बाद में आने वाले उसके कुछ साल, वो मतलब जितने भी हम माने 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो अपनी उपयोगिता के साथ जी पाए उसकी तैयारी के लिए होता है, ठीक है? तो अपनी उपयोगिता की तैयारी के लिए जो जो समय है, जो काल है, उसको उद्भव कह रहे हैं। फिर अपनी उपयोगिता के साथ में जितने समय तक बने रहते हैं उसको विभव कह रहे हैं, और इसी को इधर दर्शन की भाषा में टेक्निकली मध्यस्थ कह रहे हैं। और फिर जो है एक स्टेज ऐसी आती है जब उपयोगिता समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि
सारी इकाइयाँ जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं जड़ संसार में, वो भौतिक रासायनिक पदार्थ से बनी होती हैं। वो बनती हैं और बिगड़ती भी हैं, उनकी रचना होती है और एट सम पॉइंट उनकी विरचना भी होगी। तो विरचना वाला जो पार्ट जो है, उसको हम प्रलय के रूप में जो है परंपरा में पहचाना गया। बाबा जी ने उसको बिल्कुल लिंक कर दिया और इसको जो है मध्यस्थ दर्शन में हम विषम कह रहे हैं। तो सम, विषम और मध्यस्थ, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में देखें तो उद्भव, विषम जो एक्चुअल में प्रलय से लिंक होता है और मध्यस्थ जो है वो विभव से लिंक होता है। तो हर इकाई का स्वभाव उद्भववादी, विभववादी, प्रलयवादी स्वभाव की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत है। यह क्रिया विकास या ह्रास की ओर है। तो जो मध्यस्थ दर्शन में बार बार आता है कि मानव की उपयोगिता जो है, जब तक हम शरीर मूलक विधि से जीते हैं तब तक जो है ना, वो ऐसा लगता है कि जो ये एक यूथ वाला टाइम है, जो बुढ़ापे से पहले वाला समय है, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना रहता है कि भैया ये जो है ना, ये यही बेस्ट टाइम है। बुढ़ापा जो है ये तो एक मुसीबत है। तो शरीर मूलक विधि से हमने शरीर की विरचना की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको हमने विषम के रूप में पहचाना। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में ह्यूमन बीइंग को, मानव को शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में देखा। तो शरीर बूढ़ा होता है, जीवन बूढ़ा नहीं होता है ना? तो जब हमारे में ये स्पष्टता बनती है, तो हम अपनी विभववादी क्रिया के साथ में जो स्वभाव है या गुण है, उसके साथ में आखिरी सांस तक बने रह सकते हैं। है ना? बूढ़ा होने के बाद में आदमी भाग नहीं सकता, आदमी मतलब और कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो नहीं कर सकता, लेकिन विचार चलते रहते हैं। और काफी सारे बुजुर्गों को हम देखते हैं, तो बोलने की क्रिया जो है वो अंत समय के काफी नजदीक तक भी जो है वो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं आती। काफी सारे बुजुर्ग लोग आखिरी सांस तक बातचीत करने की स्थिति में रहते हैं। तो उस बातचीत में अगर हम समझ के साथ में व्यक्त होते हैं, ज्ञान के साथ में व्यक्त होते हैं और अगली पीढ़ी के साथ में वो ज्ञान को ट्रांसफर कर पाते हैं, है ना? उसको हस्तांतरित कर पाते हैं, तो ये अपनी उपयोगिता है। तो मानव जो है आखिरी सांस तक विभव के साथ में, तो फिर एकदम से जो है वो बुढ़ापे का या बुजुर्ग वाली ओल्ड एज वाली चीज जो है, वो उसका जो देखने का जो एक नजरिया, मैं जैसे-जैसे मुझे यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में पढ़ के क्लियर हुआ, तो काफ़ी सहजता बनी। मतलब ऐसा ऐसा लगा कि भैया ये जितना मुश्किल बताया जाता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल वाली बात नहीं है। बुजुर्ग होने की भी अपनी एक तैयारी जो है, हम करके चलते हैं, अपनी उपयोगिता के साथ में रहता है, तो बुजुर्ग का आखिरी सांस तक सम्मान होता है। और अगर बुजुर्ग जो हुआ, उसने अपने को शरीर मूलक विधि से ही जिया और शरीर से जो काम पहले कर पाता था, अब नहीं कर पाता है, तो फिर वो अनुपयोगी हो गया, अनुपयोगी हो गया तो फिर उसका सम्मान भी कम हुआ। ऐसा अपने आसपास हम निरीक्षण परीक्षण करते हुए देख सकते हैं। तो इस अनुभूति में बाबा जी ने बड़े अच्छे से जो है ये उद्भव, विभव और प्रलय को जो है ना, सम, मध्यस्थ और विषम, इसके साथ में लिंक किया है। तो अच्छा हो गया कि इसको हमने दोबारा देख लिया। जो जिसकी धारणा है वह उस इकाई का धर्म है ना? तो रूप गुण स्वभाव धर्म की बात हो रही है। यहाँ से शुरू हुआ रूप गुण स्वभाव धर्म, तो यहाँ पर स्वभाव तक की बात हो गई, यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं। तो धर्म या धारणा किसको कह रहे हैं? यहाँ पर एक सूत्र मध्यस्थ दर्शन में आता है, जिससे जिसको अलग ना किया जा सके, वो उस अवस्था का धर्म है। ठीक है? तो मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता। मानव है तो सुखी होना ही चाहता है, सुखी होने की कोशिश ही करता है। का धर्म जो है वो अस्तित्व है। क्या मतलब हुआ कि पदार्थ बना ही रहता है। उसकी बेशक रचना विरचना हो जाए, लेकिन पदार्थ नष्ट नहीं होता है। हमने काफ़ी उदाहरण जो है अपने अध्ययन बिंदु में भी और जीवन विद्या एक परिचय में भी बाबा जी ने जो लिखा था, हमने उसको डिस्कस करते टाइम बात की भी थी। बाबा जी के अपने शब्दों में ही, कि एक पत्थर को भी अगर हम बोलें कि पत्थर का नाश हो गया, पत्थर अब पत्थर नहीं रहा, तो पत्थर को चूर-चूर कर दिया तो मिट्टी बन गई। तो पदार्थ रूप में अभी भी है, अब वो उसका रूप अलग हो गया, वो पत्थर के रूप से मिट्टी के रूप में आ गया। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो पदार्थ अस्तित्व से खत्म हो गया, पदार्थ बना ही रहता है। इसको कह रहे हैं पदार्थ का धर्म जो है वो अस्तित्व है।
प्राणावस्था का धर्म क्या है? अस्तित्व सहित पुष्टि। पुष्टि का मतलब जो है, मतलब ऐसा है कि अब इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर शुरू हो गया, सेल्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो गए। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का शरीर बड़ा होता है, एक छोटे पौधे को देखते हैं तो वो बड़ा होता है। तो वो जो बड़ा होने वाला जो उसका गुण है, उसको पुष्टि कह रहे हैं ना, ग्रोथ हो रही है उसमें। ग्रोथ को, इसको पुष्टि को जब हम इंग्लिश में शब्द लिखते हैं तो पुष्टि शब्द जो है वो लिखा जा ग्रोथ शब्द लिखा जाता है पुष्टि के। तो प्राणावस्था मतलब पेड़ पौधों में क्या होगा, बने तो रहते ही है, पदार्थ तो रहता ही है उसमें, साथ में उसमें ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। फिर जीवावस्था का धर्म क्या हुआ, बने रहते हैं, ग्रोथ भी होती है, सेल्स भी रोज नए बनते ही रहते हैं और साथ साथ जीने की आशा भी हो जाती है। और फिर ज्ञानावस्था का धर्म क्या हुआ, अस्तित्व सहित अस्तित्व भी है, पुष्टि भी है, जीने की आशा भी है और साथ में सुखी होना है। ये भी जो है वो इसमें उसके गुण में जो है हम देख पाते हैं, उसके धर्म में जो है देख पाते हैं। तो यहाँ पे फिर दो शब्द आए हैं, स्फुरण अथवा क्रांति, और है ना, तो धारणा की अनुकूल चेष्टा को स्फुरण, ये पिछले पेज पर भी आया था, मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था। तो स्फुरण की परिभाषा पिछले पेज पर दी बाबा जी ने, जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की स्फुरण संज्ञा है। तो इस तरफ जो लेकर जाए उसको स्फुरण कह रहे हैं, उसी को ही क्रांति भी कह रहे हैं। तो स्फुरण और क्रांति को एक तरह से पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं, इसको स्फुरण या क्रांति। तो जो जिस अवस्था का, जिस इकाई की धारणा है, उसकी तरफ ले जाने के लिए जो वातावरण है उसको हम स्फुरण कहेंगे, और उसके प्रतिकूल लेकर जाने की, उसके अगेंस्ट लेकर जाने की जो चीजें हैं उसको हम प्रतिक्रांति कहेंगे, है ना। स्फुरण से समाधान, क्योंकि ये जागृति की ओर लेकर जा रहा है, और प्रतिक्रांति से समस्या है। तो ये क्रांति, प्रतिक्रांति, ये शब्द भी कई बार आगे चल के आएंगे, तो इसको जितनी बार आए हम एक बार देख लें। तो समाधान की ओर प्राप्त प्रेरणा की अनुकूल, समस्या की ओर प्राप्त विवशता की प्रतिकूल संज्ञा, ये तो बिल्कुल ठीक है। आत्मा की प्रेरणा से संपन्न संकल्प, इच्छा, विचार और आशा स्व सापेक्ष है, ये स्फुरण है ना। तो जो 10 की 10 क्रियाएं जो है वो जब हमारे में क्रियाशील हो जाएं, तो फिर जो मन वृत्ति चित्त जो है ये अब आत्मा और बुद्धि से गाइडेड रहता है ना। तो ये जो है ये स्फुरण है। और अगर उसको इग्नोर करते हुए हम सिर्फ आशा विचार इच्छा में 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, तो फिर जो है वो स्फुरण नहीं होगा, वो उससे उल्टा होगा। तो वो चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता के अभाव से उत्पन्न संकल्प के नाम से, तो ये जो इच्छा आशा और विचार है ना, ये जो है इसको प्रतिक्रांति करें 4.5 क्रिया में जीते हुए, इससे समस्या है। और इस तरह से जनरल जो है थोड़ा सा पोषणवादी बात हुई यहाँ पर, है ना। तो पोषण की कुछ बात हुई है। यहाँ पर एक जगह पर आया है, उसको हम देख लेते हैं। मानव इकाई की श्रम क्या है, मानव इकाई की आशा और उपलब्धि के बीच में ऋणात्मक स्थितियां ही श्रम है ना। तो स्व सापेक्षता क्या थी, इसके ऊपर जो हम इसको देख रहे हैं, तो स्व सापेक्षता यही था, जो हमने देखा आत्मा की प्रेरणा से जो है इसको स्व सापेक्ष कह रहे हैं, है ना। और जो अदरवाइज इसके अगेंस्ट है, जब आत्मा और बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं है, उसको जो है वो पर सापेक्ष कह रहे हैं। तो स्व सापेक्ष में विश्राम है ना। विश्राम ही समाधान, सुख, ये सारी चीजें जो है एक जैसे ही शब्द है। और पर सापेक्ष में जो है श्रम का प्रसव है। तो तो श्रम किसको कह रहे हैं, मानव इकाई की आशा और उपलब्धि, मतलब हम कुछ चाहते हैं और कुछ हमने पाया है। जहां हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है वही श्रम है। ये जो है बेसिकली कह रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं और जिस जिस तरह से जी रहे हैं और जिस तरह से जीना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है वही श्रम है। वही जो है ऐसा ऐसा थकान वाला काम लगता है। और अदरवाइज जो है इस पूरे चैप्टर का नाम ही अगर आप देखें, तो मैं ऊपर जाऊं तो नाम से जो है वो जागृति बिल्कुल क्लियर होती है। ये भी हम लिंक करते हुए चले जो हम पढ़ रहे हैं, निर्भ्रमता ही विश्राम चैप्टर का नाम, है ना।
तो भ्रमित आदमी को लगता रहता है कि भैया मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी जहां पहुंचना चाहता हूँ वहां नहीं पहुंच रहा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रमित आदमी कभी सुखी नहीं होगा। निर्भर वो श्रम करता रहेगा और श्रम करने के बावजूद भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 40 साल से कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा एक एक गैप सा दिखता है तो बाबा जी बिल्कुल इस चैप्टर के टाइटल से ही उस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि निर्भ्रमता ही विश्राम है ना। तो वो अंदर से जीवन में जो रिलैक्सेशन है वो निर्भ्रमता से आएगी। शरीर से तो जो मेहनत करनी है वो करते ही रहेंगे। आदमी समाधानित होने के बाद में सिर्फ खाट पर बैठा रहेगा सारा दिन, ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर भी वो अपना जो भी उसका भागीदारी होगी व्यवस्था में वो करेगा ही। लेकिन रिलैक्स स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन जो है ना, स्टेट ऑफ एफर्टलेसनेस, एफर्ट करते हुए भी एफर्टलेसनेस की फीलिंग जो है वो रहेगी। इसको जो है निर्भ्रमता से रिलेट। तो मुझे लगा कि बात धन की और उसकी आई है तो टाइटल से हम इसको रिलेट करते हुए चल रहे हैं। श्रम और विश्राम की बात आई थी। मानव सुखधर्मी ये हम काफी बार कर ही चुके हैं। समाधान ही सुख है ना, समस्या ही दुख है। ये भी अपने आप में क्लियर है ही। तो मोटा मोटा सा मेरे को लग रहा था कि इतनी बात थी। एक जो है मेरा ध्यान इस पे और गया था, उसको हम ले लेते हैं अगले पेज पे। तो जीवन को जागृति के लिए माध्यम के रूप में मानव शरीर उपलब्ध है। तो शरीर हमारा साधन है। इस चीज को बाबा जी बार बार री एम्फसाइज कर रहे हैं। जीने वाली इकाई जो है वो जीवन है, जो हमेशा जीता रहता है। शरीर की रचना विरचना होती है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर में सम विषम है, ठीक है। और अपना जो जीवन है, जीवन में भ्रमित वाला जब तक है तब तक विषम दिखता है। एक बार जागृति की ओर गति जो है उसको सम कह रहे हैं, और जागृति हो गई तो उसके बाद में जो जीवन का कार्यकलाप होगा उसको मध्यस्थ जीवन के रूप में ही कार्यकलाप होगा, ऐसा कह रहे हैं। जागृति की ओर गति जो है उसको सम कह रहे हैं, और जागृति की स्थिति में जीना उसको मध्यस्थ कह रहे हैं। तो शरीर जो है वो जीवन के जागृति के लिए माध्यम के रूप में है। ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सटीक भाषा में ना, बड़े कुछ कम शब्दों में बाबा जी बार बार इस चीज को लिखते हैं कि हम अपने शरीर को माध्यम के रूप से देखें, और जागृति के को लक्ष्य के रूप में मेरे साथ इसको मैं निरंतरता में कितना अपने में देख पाता हूं, है ना। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हम जब ये सेशन करते हैं क्या तभी इस चीज की तरफ ध्यान रहता है, या सेशन खत्म हो जाते हैं और बाकी का पूरा 5 डे वीक चलता है जब, तो उस टाइम पे भी इस चीज की तरफ बीच बीच शुरू शुरू में बीच बीच में ध्यान जाएगा, और फिर बाद में जो है वो ध्यान लंबे समय तक रहेगा, रहता है या नहीं रहता है, ये आप में से हर एक को स्व मूल्यांकन करना है। मतलब इसमें जिसे कहते हैं कि कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई इसका मूल्यांकन जो है वो कोई और नहीं कर पाएगा, व्यक्ति हर मानव खुद ही करेगा। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा कितना ध्यान शरीर की तरफ रहता है और कितना ध्यान जो है वो जीवन की जागृति की ओर रहता है। सेशंस में ध्यान जाता है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सेशंस के बाद में भी ध्यान बना रहता है तो हमारी जो है जागृति की ओर गति जो अध्ययन जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा। इस चीज को मुझे लगा कि हम इसको एम्फेसाइज कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं एक स्पष्टीकरण के रूप में, ये सुख एक वैचारिक तथ्य है। बुद्धि के विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं है, ठीक है। तो जहां कहीं भी पदार्थ नहीं है वहां मानव को ले जाएं, जैसे मानव को आउटर स्पेस में ले जाएं। आउटर स्पेस में तो कोई पदार्थ नहीं है, जैसे हम ये नासा के साइंटिस्ट वगैरह जो है ये अपना स्पेस व्हीकल्स पे जाते हैं और कई कई दिन कई कई महीने जो है वो स्पेस में रहकर जाते हैं, तो वहां पर तो कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन मानव को वहां भी लेकर जाएं तो मानव जो है वो सुख धर्मिता फिर भी उसके साथ में लगी रहती है ना। तो सुख धर्मिता जो है वो पदार्थ के साथ में नहीं है, ऐसा जो है वो बाबा जी कह रहे हैं। सुख एक वैचारिक तत्व है, विचार जो है वो पदार्थ नहीं है। इस तरफ ध्यान जो है वो जा रहा है इससे। इसलिए
सुख का आधार ज्ञान संपन्नता है ना, सार्वदेशिक सिद्ध हुआ। इस प्रकार ज्ञान सर्वव्यापक सिद्ध है। तो मतलब जितना जो है ना, ये बाबा जी व्यापक की भी बात कर रहे हैं, तो ज्ञान जो है वो, ज्ञान और व्यापक को बाबा जी पर्यायवाची शब्द के रूप में बार बार लिखते हैं। जिस तरह से व्यापक हर जगह पर है, स्पेस हर जगह पर है, उसी तरह से ज्ञान हर जगह पर है। तो इस चीज को यहाँ पर फिर से बाबा जी ने एम्फेसाइज किया। और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये जो है इसके सहित मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। सर्व मानव ज्ञाता होने योग्य है ही। तो ज्ञान जो है, ज्ञान अस्तित्व में है। ज्ञाता कौन है? मानव जो है वो ज्ञाता है। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय जो है जिसको जानना है, उसको उसको ज्ञेय बोला। तो ये तीन शब्द जो है ना वो बनाया है। तो मतलब जैसे दृश्य, दर्शन और दृष्टा, ऐसा भी जो है वो शब्द आते हैं। तो दृश्य जो है वो अस्तित्व दृश्य है, दर्शन जो है वो अस्तित्व को समझना जो है उसको दर्शन कह रहे हैं, और फिर दृष्टा कौन हुआ? मानव हुआ, जो कि अस्तित्व को समझता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। तो ज्ञेय जो है जानने योग्य वस्तु। तो क्या है जानने योग्य वस्तु? अस्तित्व ही जानने योग्य वस्तु है। ठीक है, ज्ञान जो है वो जानने की क्रिया हो गई, और ज्ञाता कौन हुआ? जानने वाला, है ना, जो मानव। तो सर्व मानव ज्ञाता होने योग्य है ही। इसको बाबा जी ने बार बार कहा है कि मानव जो है वो क्या है? ज्ञानावस्था की इकाई है ना। तो मानव संपूर्ण को समझना चाहता है और संपूर्ण को समझ भी सकता है। बाकी तीनों अवस्थाओं में ये योग्यता नहीं है ना। कभी शेर पूरे अस्तित्व को समझने के लिए निकलेंगे, कभी कबूतर पूरे अस्तित्व को समझने के लिए निकलेंगे, है ना। कभी गाय पूरे अस्तित्व को समझने के लिए निकलेगी। कई बार तो हम लोग सेशंस वगैरह करते हैं तो मतलब ऐसा भी सुनने में आता है कि कई हम लोगों ने कहा हुआ है कि वेल्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, डॉल्फिन्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन जरा सा सोच कर निकल के देखें, तो क्या ऐसा ऐसा लगता है कि इतने इंटेलिजेंट वेल है या डॉल्फिन है कि वो पूरे अस्तित्व को समझने के लिए निकले? तो एकदम से उसकी लिमिट जो है ना वो क्लियरली हमारे को दिखना शुरू हो जाती है कि पूरे अस्तित्व को तो निकलने के लिए तब निकलेंगे। अभी तक तो जिस तरह से बाकी सब पशु रहते हैं सिर्फ अपने वातावरण तक है। मतलब वेल्स ने कभी सोलर सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश की हो, डॉल्फिन्स ने कभी ये पता लगाने की कोशिश की हो कि मतलब धरती गोल है या चपटी है, तो ऐसा कुछ देखने में ज्ञान वाला पार्ट जो है वो नहीं आता है। कंपैरेटिव रूप में हम देख सकते हैं कि जो बाकी पशुओं से थोड़ा आगे होंगे, लेकिन ज्ञानावस्था जो है बिल्कुल एक यूनिक स्थिति में है। तो मानव जो है वो ज्ञाता होने योग्य है, मानव ज्ञानावस्था की इकाई है। ये मुझे लगा कि इतनी जो है हमने अभी तक पढ़ा, इसकी बात कर ली। आप बताइए कुछ और जो किसी भैया चीज के बारे हमारी में। दोबारा बोलिए दीदी, भैया, आवाज कट। हाँ जी। जो हमारी स्टोरीज हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब बचपन में काफी हम उनको ऐसे ही बनाते हैं, जो परिकल्पनाएं हैं बिल्कुल उसमें हम एनिमल किंगडम को ही ज्ञान अवस्था में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो, मेरे को भी जब मेरा ध्यान गया इस तरफ, तो मैंने भी देखा कि हमने पंचतंत्र की कहानियां जो है वो काफी फेमस भी जी। हुई है और काफी पढ़ी भी है। और पूरा का पूरा पंचतंत्र जो है वो जीवावस्था पर आधारित है। सारी की सारी कहानियां जी पंचतंत्र की जो है वो जीवावस्था पर आधारित है। आजकल मेरी बेटी भैया जब ऐसी कोई बुक पढ़ती है जिसमें जानवरों के बारे में बातचीत का वो डाल के रखते हैं स्टोरीज में, तो वो हमेशा पहले मुझे आके डिस्क्लेमर देती है कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है, मैं बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ ठीक है, प्रैक्टिस के अच्छी बात है, लिए। अच्छी बात है। इस चीज की तरफ भी ध्यान चला हाँ जाए, इस जी। तरफ भी ध्यान चला जाए। तो जरूर बोलती है एक बार वो। देखिए बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि हम अपने आचरण को भी देखते रहे। जैसे हम लोग भी कई बार टीवी में मूवी देख रहे हैं या कोई और चीजें ऐसी कर रहे हैं जो प्रिय हित लाभ के डोमेन में आती हैं, बिल्कुल क्लियरली हम अपने में भी देख पाते हैं,
है ना। जी जी तो हम भी अपने को डिस्क्लेमर देते रहे कि ये मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ये मेरे को जागृति की ओर नहीं लेकर जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन लेकिन मुझे जागृति की ओर जो लेकर जाएगा उधर भी मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा और करता हूं, इसका मूल्यांकन होता रहे। ऐसा ना हो कि सारा टाइम जो है वो प्रिय हित लाभ में ही निकले। तो मतलब आदमी अपना मूल्यांकन करते हुए ये देख पाए कि पहले मैं 100% प्रिय हित लाभ में जीता था, अब मैं 80% प्रिय हित लाभ में हूं, मेरा 20% ध्यान जो है वो न्याय धर्म सत्य की तरफ जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है ना। ये जागृति की ओर गति है, इसको हम समरूप में देख सकते। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको खुद ही बनानी है भैया। जी भैया। ठीक है, आगे का भी पढ़ लें फिर। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। पढ़िए शिल्पा देवी। सह अस्तित्व में अनुभव ही पूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार अस्तित्व तथा ज्ञान व्यापक का अभाव किसी देश काल में संभव नहीं पाया जाता है, तथा ज्ञान का अभाव किसी भी देश व काल में भी नहीं पाया जाता। ज्ञान सर्वदेश काल में समीचीन है, अतः ज्ञान रहता ही है, लेकिन ज्ञान का उद्घाटन जागृत मानव के द्वारा होता है। इस रीति से पदार्थ अनादि तथा ज्ञान भी व्यापक सिद्ध है। उपरोक्त संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि पदार्थावस्था में संगठन और विघटन की जो प्रक्रिया पाई जा रही है वह संकेत देती है कि समूह का होना, समूह की ओर पदार्थों का आकर्षित होना, उनका घनीभूत होना, इस प्रकार से आकर्षण का नियम सिद्ध है। ठीक इस प्रकार प्राणावस्था में समूह के साथ साथ पुष्टिकरण पूरकता के अर्थ में प्रक्रिया भी परिलक्षित हो रही है। यथा एक प्राणकोशा अनेकानेक खनिज द्रव्यों को एकत्रित कर देता है और साथ ही उनमें रचना भी सिद्ध कर देता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अस्तित्व के लिए हर प्राणी अपने ढंग से पूरकता, रचना एवं उपयोग में व्यस्त है तथा उसमें कुलीनता के प्रति तीव्र निष्ठा या अक्षुण्ण निष्ठा भी सिद्ध होती है। अनंतर जैसे ही परमाणु विकसित होकर चैतन्य पद में संक्रमित होता है, वह भार बंधन व अणुबंधन से समूह बंधन मुक्त हो जाता है, पर तत्कालीन ही आशा के बंधन से युक्त हो जाता है। यह आशा मात्र जीने की ही रहती है। जिस समुदाय में सामाजिकता को पाना चाहता है उसके मूल में भय है ही। इसकी निवारण प्रक्रिया या आशय या प्रवृत्ति मानव में से के लिए विकसित चेतना में संक्रमण है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक गुणों व स्वभावों के उपार्जन से अपनी मौलिकता सिद्ध करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में योजना एवं प्रक्रिया पूर्वक केवल मानवीय रेखा कारण सिद्ध होता है। इसके आधार पर ही सामाजिकता के सभी आयामों में का अध्ययन है। इस प्रकार संपूर्ण मानव को एक जगह में पाने की तथा एक जगह में होने की इच्छा के मूल कारण में उसका सुख धर्मी होना है। सभी मानव सुख के लिए प्रत्याशी हैं, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सर्व मानव सुख का अनुभव करना चाहते हैं। इसी केंद्र बिंदु के आधार पर सभी पक्षों का अध्ययन नीति एवं व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। सर्व शुभ हो। बढ़िया दीदी, थैंक यू। तो फिर से जो है बाबा जी ने यहाँ पर ज्ञान और व्यापक को लिंक किया है।
ये ना मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि आप में से मतलब आपका भी ध्यान जाता हो, कितने साथियों की स्पष्टता बनी है कुछ कुछ कि ज्ञान और व्यापक को एक चीज कह रहे हैं। मतलब इसको अनुभव होना तो बहुत दूर की बात है, मैं भी नहीं कहूंगा कि हमें अनुभव हुआ है, लेकिन कम से कम लॉजिकली या तर्क की दृष्टि से देख पाते हो तो अपने शब्दों में थोड़ा बयान कीजिए। आप में से कोई भी करें, मतलब ज्यादा लोग भी करें एक से तो वो अच्छा रहेगा। महेश भाई कुछ ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, जब इनिशियली हमने किया था, जब इससे ये किताब शुरू करने से पहले, तब इस बारे की एक समझ बनी थी कि जीवन जो है वो व्यापक के टूवर्ड्स या फिर उसके तरफ प्रोग्रेस करने के टूवर्ड्स लगा है, और वही उसका एक मूल वो है। और फिर यहाँ पे आके एक समझ ये बनी कि जीवन जो है वही ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी समझ बनती है कि जो जीवन है या फिर वही व्यापक है। नहीं तो मेरी जीवन में यहाँ पर ज्ञान जो है वो व्यापक को कह रहे हैं, तो मतलब ज्ञान जो है व्यापक है। हाँ जी, नहीं थोड़ा सा क्योंकि और अगर थोड़ा व्यापक सा जो है वो ज्ञान का ही एक वो है, इकाई कह इसको लें तो। इसको इसको लॉजिकली में मतलब तर्क की दृष्टि से थोड़ा सा किसी और तरीके से भी कोई किसी का ध्यान गया हो तो बताएं। जी भैया, मैं बोलूं? हाँ हाँ प्लीज दीदी। हाँ मतलब हाँ, मेरा ध्यान गया था कि जैसे जड़ जड़ प्रकृति का उसमें क्रियाशील रहती है वो व्यापक में, तो उसकी सारी क्रिया का स्रोत मतलब उसी की वजह से उसमें वो है, क्रिया है सारे टाइम। तो इस तरह से ध्यान गया था कि चैतन्य में ज्ञान है, मतलब लॉजिकली वैसे वो रिलेट होता है। ओके, हाँ हाँ बताइए अ, रजत भाई। ज्ञान और व्यापक हम्म में दो एट्रीब्यूट हैं। एक तो ज्ञान और व्यापक में विखंडन नहीं होता, उसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक तो उस तरीके से समझा सकता है कि ठीक ये है। दोनों हो सकता है एक है। और दूसरा ये है कि ज्ञान को जितना भी हम बांटते हैं वो कम नहीं होता। तो उस तरीके से भी शायद मतलब उस तरह से भी लगता है कि ये दोनों शायद एक ही बात कही जा रही है। तो इसको मैं अपने आपके दर्शन से ही, इनके माध्यम से ही, ये दो चीजें जो हैं वो मेरे अंदर आई हैं, जिसकी वजह से मैं ज्ञान और व्यापक को एक जैसा देख पा रहा हूँ। ओके, सुनील भाई। राहुल जी। हाँ सुनील भाई। हाँ भैया, ऐसा ही जैसे अभी बता रहे थे रज भैया, हम्म वैसे इसमें जैसे ऐड मतलब इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे कि अ, जो ज्ञान है या नियम है या न्याय है, इसका जो हम्म आधार है पदार्थ नहीं है, मतलब इकाइयां नहीं है, ये तो स्पष्ट हो जाता है। ओके। तो इकाइयों के अलावा जो वास्तविकता है वो व्यापक ही है। हम्म तो इससे ये डिड्यूस हम कर सकते हैं कि जो स्रोत है हम्म न्याय का, नियम का या मूल्यों का, है ना, हम्म इस स्रोत हम जो हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें जो निहित जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक कह लीजिए, वो व्यापक के जैसी है। हम्म। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे न्याय है या नियम है हम्म या मूल्य हम्म है ना, इसका जो सोर्स है, जैसे कि हम ऊर्जा हम्म ऊर्जा का सोर्स हम जड़ में अगर देखते हैं तो हम्म ऊर्जा का सोर्स में और कुछ नजर नहीं आता है हम्म। व्यापक के अलावा। और चैतन्य में हम अगर देखा जाए तो
चैतन्य में ऊर्जा स्वरूप में बेसिकली मूल्य या विचार या न्याय ये सब चीजें आती है ना, हम्म इनका सोर्स भी नहीं इस पकड़ में आता है। ओके। इसलिए क्या राहुल भाई, देव भाई, शैलेंद्र जी। भैया नमस्ते सभी को। हाँ जी, नमस्ते। मैं थोड़ा सा, मुझे तो व्यक्त होना मुश्किल रहेगा। ओके। अभी ये सब बात मैं नहीं कह पाऊंगा। जैसे अभी तक मेरे समझ में जो आता है वो आप ऐसे ही है कि व्यापक ही ज्ञान है, हाँ नहीं, तो ये तो एक लेकिन मैं बोल नहीं स्टेटमेंट हो पाऊंगा इस गया बात। मतलब। हाँ, तो इसको थोड़ा सा हाँ जैसे मतलब इसके बारे में कुछ कहना हो, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने कहा कि अभी व्यक्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देव भाई, राहुल भाई। नमस्ते सभी को। हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है जैसे ज्ञान को तीन भाग में रखा गया है: अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, और तीसरा क्या था? जीवन के। जीवन ज्ञान। तो जब अस्तित्व में ये देखा और ये समझा कि वास्तविकता में दो ही वास्तविकताएं हैं, मतलब एक व्यापक वस्तु और दूसरी इकाइयां। तो जो व्यापक वस्तु के अंदर जो इकाइयां डूबी भीगी घिरी होने की वजह से उसमें जागृति क्रम, विकास क्रम विकास, और जागृति क्रम जागृति है। और ये जागृति क्रम जो है ये इसी ज्ञान को, यानी जो तीन ज्ञान के डायमेंशंस को हमने जाना यहाँ पे, इसी को अनुभव करना है। तो जब जब पूर्णता से इसको अनुभव कर लिया तो वो अनुभव है जब when we are at a state of utter awareness, मतलब जहाँ पे परिमाणित भी हो गए और अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, हर इकाई की होने के उपयोगिता को समझ लिया, प्रयोजन को समझ लिया, एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और उसको जी भी लिया, और जीने के बाद उसको समझा भी दिया ताकि और लोग भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऐसा समझ में आता है कि वो अनुभव है। फिर वो अनुभव में आ गया, और अनुभव किस चीज का हो रहा है? अनुभव इसी चीज का हो रहा है कि व्यापक के अंदर डूबा भीगा गिरे होने की वजह से ही ये सारा अनुभव हो रहा है। और जाना कहाँ है? जाना वही है। आई डोंट नो मैं कैसे इसको बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। तो कनेक्शन वहीं बैठता है जाके व्यापक के साथ ही, और इसीलिए ऐसा लगता है कि सभी इकाइयां जो हैं वो उसी अनुभव की ओर गतित हैं, और जागृति तो डेफिनेटली निश्चित है ही। तो ऐसा कुछ समझ में आता है। आई डोंट नो किस तरीके से मैं कनेक्ट कर पाया या नहीं कर पाया। कोई नहीं, ठीक है। देव भाई। भैया पता नहीं, मुश्किल है थोड़ा शब्दों में मुझे। जैसे सुनील भाई ने बोला कि दोनों ही सोर्स हैं, बस एक इतनी सी बात थी शब्दों में, मतलब आई थिंक मैं बोल पाऊंगा। आई मीन इट्स लिटिल हार्ड टू एक्सप्लेन। कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब जी ये अच्छी बात है ना, हम इस हार्डनेस को भी फील जी कर पाए जी और जी। फिर लगे कि बाबा जी ने जो है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बस हमें समझने का ही श्रम करना है। एक्सप्लेन करने का काम तो बाबा जी कर चुके हैं। तो ठीक है, कोई नहीं। एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती है, मुश्किल हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। हमारी भी अपनी भी सीमाएं हैं। तो ठीक है, सीमा जी, अक्षय जी, कुछ। बताएं सीमा दीदी।
आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही आवाज, बाकी साथियों को आ रही? हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। अभी बेटर है? हाँ जी, अब ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो मुझे संजीव भैया समझ आया वो ये समझ आया कि क्योंकि बात यहाँ पे इकाइयों की भी और व्यापक की भी दोनों को ही समझना है, और इकाइयां जो हैं वो डूबी भीगी गिरी हैं इसी व्यापक में, और आपस में सह अस्तित्व की बात है, सभी अवस्थाओं का सह अस्तित्व है, और वो सह अस्तित्व जो है जब अनुभव हो जाता है तो एक तरह से बुद्धि का आत्मा के साथ साक्षात्कार, या ये कहिए कि बुद्धि आत्मा उसको एक्सेप्ट कर पाती है, और फिर वो दोबारा वो जो है निरंतरता, उसकी सुख, उसकी संतोष की, आनंद की निरंतरता रहती है। तो यहाँ ज्ञान जो है बेसिकली व्यापक में सभी इकाइयों के सह अस्तित्व के बाद का ज्ञान है, और पूरे जो मानव और मानवेतर प्रकृति है सभी में सह अस्तित्व को भी मीन्स व्यापक के बाहर कुछ भी नहीं है, जो इकाइयां हैं उनके आर पार भी व्यापक ही है। तो एक तरह से जब व्यापक को समझ गए और इन इकाइयों के साथ उस व्यापक के सह अस्तित्व को समझ गए, और इस अनुभव को ही ज्ञान का नाम दिया है, जो मुझे अभी तक समझ आया। ठीक है। फिर इसी की बाद में जो है परंपरा बनती है, उसी तरह का आचरण हम करते हैं और उसको प्रमाण देते हैं, और आगे लोगों में और उसको ट्रांसफर होती है ये नॉलेज। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। ठीक है, बढ़िया। तो अक्षय भाई भी कुछ कहेंगे? अक्षय जी, मैं नाम देख पा रहा हूँ। पता नहीं, आवाज शायद ना जा रही हो, तो कोई नहीं। तो ये मतलब मैंने आपके साथ में प्रश्न रेज इसलिए किया कि मैं पर्सनली जो है ना, मैं एक लंबे समय तक जूझा इसके साथ में। मतलब बाबा जी ने लिखा बहुत बार है, हमने सुना बहुत बार है, लेकिन ज्ञान और व्यापक एक ही है। मतलब संभव मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, थोड़ा सा आस्था वाली विचारधारा के साथ में रहता नहीं हूँ, तो सिर्फ सुनने से मान लिया जाए ऐसा ऐसा मुझे ना ठीक नहीं लगता। जब तक मैं उसको पूरे एक लॉजिकल वे में देख ना लिया जाए कि भैया ये किस लिए कह रहे हैं। तो जो मेरे को एक दो लिंकेज मिले, मुझे लगा कि मैं आपके साथ में भी साथ में शेयर कर लूं। आप सब लोग भी अपने में रिसर्च कर ही रहे हैं, शोध कर ही रहे हैं, तो जो है मतलब शायद इससे जो है आगे की यात्रा समझने की आसान होगी। तो एक चीज जो है पहले वो भी तय कर ली जाए कि अस्तित्व में तीन ही वास्तविकताएं हैं। इसमें तो हम में से किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब तक हम भी इतने काफी बार बात कर चुके हैं। अस्तित्व में तीन ही वास्तविकताएं हैं, व्यापक, और व्यापक में जड़ और चैतन्य प्रकृति। इतना ठीक है रजत भाई? जी भैया। है ना? तो इतनी, ये तो काफी बार बात हो गई है, और अगर किसी का यहाँ पे भी कोई अटकाव हो तो स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं, मीटिंग में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी बात कर सकते हैं। अस्तित्व में तीन ही वास्तविकताएं हैं, है ना? जिसको हम व्यापक कह रहे हैं, या जिसको हम साइंस की भाषा में स्पेस कह सकते हैं, और स्पेस में जड़ और चैतन्य इकाइयां। तो जड़ इकाइयां तो हम समझते ही हैं, अगर हम सोलर सिस्टम को भी देखें तो स्पेस में जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसको हम जड़ इकाई कह सकते हैं, ठीक है। और चैतन्य इकाइयां क्या है? चैतन्य इकाइयां जो है धरती पर जब हम देखें तो चार अवस्थाओं में से जीवावस्था और ज्ञानावस्था जो है वो जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप। उनके शरीर जो है वो जड़ पदार्थों से बने हैं, और चैतन्य जो है वो जड़ से नहीं बना है ना? इतना जो है हम लोगों ने इतना लॉजिकली देख पाते हैं कि अस्तित्व में इसके अलावा और कुछ नहीं है, या तो व्यापक है, या जड़ है, या चैतन्य है। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान और व्यापक एक कैसे हुए? तो जब मैंने इसके बारे में जब सोचा तो मेरा मतलब एक तरफ ध्यान गया कि जैसे किसी भी हम खाने की चीज को देखें, जैसे एक सेब को देखते हैं, तो एक सेब है और सेब में सेब की पौष्टिकता है, तो
सेब की पौष्टिकता सेब में है या सेब की पौष्टिकता सेब के बाहर भी है? क्या लगता है? सेब में है। सेब में है, सेब में ही है, बिल्कुल ठीक है। तो सेब की पौष्टिकता सेब में ही है, ठीक है। तो जिसके पास सेब होता है उस और वो सेब को खा लेता है तो उसमें सेब की पौष्टिकता भी अपने आप चली जाती है। इतना हम बिल्कुल लॉजिकली इतनी बात जो है अपने में समझ भी सकते हैं, और किसी के साथ भी करनी भी हो, बच्चों से भी करनी हो, किसी दूसरे से भी करनी हो, तो इतना कर सकते हैं। तो सेब की पौष्टिकता सेब में है। तो जब मेरे पास में सेब रहता है तो मैं उस पौष्टिकता का भी ऑनर बन जाता हूं। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास में ये मोबाइल है, ठीक, और मोबाइल को चलाने के लिए एक ज्ञान भी होता है। तो मोबाइल को ऑन करने से क्या मैं मोबाइल को चलाने का ज्ञान भी ऑन कर लेता हूं? नहीं कर पाते, ठीक है। तो एकदम से ये पता चला कि जैसे सेब की पौष्टिकता सेब में थी और मेरे पास में सेब की ऑनरशिप आई, तो मैं सेब की पौष्टिकता की भी ऑनरशिप आई। तो आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। मोबाइल को ऑन करने से मोबाइल चलाने का ज्ञान आ गया हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो मोबाइल मोबाइल का जो ज्ञान है वो इस जड़ वस्तु से अलग है, क्योंकि अगर इस जड़ वस्तु में ही होता तो मोबाइल मेरे पास में आया तो साथ साथ मोबाइल का ज्ञान भी आ जाता। ऐसा कह सकते हैं लॉजिकली। ठीक है। तो अब ये हो गया कि जड़ वस्तु में तो ज्ञान नहीं हुआ। अब अस्तित्व में तीन वास्तविकताएं हैं, या जड़ है, या चैतन्य है, या व्यापक है। तो अब ये कहें कि क्या चैतन्य ज्ञान है, तो हम सब चैतन्य हैं, तो हम सब क्या ज्ञान संपन्न हैं? तो भी ऐसा पता चलता है कि नहीं भैया, चैतन्य ज्ञान नहीं होता। मतलब चैतन्य होने से हम ज्ञान हो गए, ऐसा नहीं है। चैतन्य को भी ज्ञान संपन्न होने के लिए अपने में श्रम करना पड़ता है ना। जिस तरफ हम अपनी एनर्जी लगाते हैं उतना ज्ञान हम में आ जाता है। तो ज्ञान वस्तु से अलग था, और मानव में भी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने एफर्ट से जो जो ज्ञान वो ग्रहण करना चाहता है उतना उतना ज्ञान उस तक आता है। तो ज्ञान है कहां पर? तो चैतन्य में भी नहीं है, जड़ में भी नहीं है, और अस्तित्व में है। तो तीन ही वास्तविकताएं, तो व्यापक है, जड़ और चैतन्य है। ठीक है। तो जड़ और चैतन्य जो है वो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान को व्यापक से लिंक किया। मतलब इस तरह से जो है, अगर हम एक लॉजिकल तरीके से, मैं मतलब जो अपने में मैंने शोध किया, आप सबसे पूछा तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से भी जैसे जैसे मैंने इसको देखा, तो जड़ वस्तु ज्ञान नहीं है, पहले तो ये अपने में टिक जाती है बात जाके, है ना। और फिर जो है चैतन्य भी जो है, चैतन्य ज्ञान संपन्न होता है। चैतन्य होने से ही ज्ञान संपन्न है, ये वाली बात भी ठीक नहीं है, अधूरी है, इतना भी हमको क्लियर होता है। तो ज्ञान जो है वो ज्ञान है ही, ज्ञान हर तरफ है। मोबाइल चलाने का ज्ञान जो है सिर्फ मोबाइल, अब मेरे पास मोबाइल मेरे से ले लिया जाए तो मुझसे मोबाइल चलाने का ज्ञान भी ले लिया जाएगा, या वो मेरे अंदर वो फिर भी रहेगा? क्या लगता है? रहेगा। वो फिर भी रहेगा। ठीक है। तो जड़ वस्तु से अलग है ज्ञान, ये पहला मेरे को अपने में जो मैंने हर्डल क्रॉस किया सोचने के उससे। तो जड़, चैतन्य और व्यापक अस्तित्व में सिर्फ यही है, जड़ ज्ञान नहीं है, पहले तो इसको रूल आउट कर दिया जाए, है ना। तो उसके बाद में तो मैं लॉजिकली अपने में ऐसा, तो आखिर में चल के जो है वो पहुंचा यही। और जो आप कह रहे हो, जैसे जो रजत भाई ने भी रखा और शायद किसी और साथी ने भी रखा था, कि ज्ञान का खंडन विखंडन भी नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब वस्तु का तो खंडन विखंडन होगा, तो व्यापक जो है उसका खंडन विखंडन नहीं होता। तो कई इंडिकेटर्स इस तरह से जो लॉजिकली जो है वो निकल कर आते हैं। तो फिर एक आभास सा होता है, जो बाबा जी ने कहा ना, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, है ना। तो ऐसे करके एक फील सा आता है कि हमें ये जड़ में तो नहीं है, इसी तरफ होगा।
फिर इस तरफ होगा तो इसमें और शोध करेंगे तो और क्लियरिटी बनेगी। तो ये जो है मेरे को लगा कि इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मतलब इतना ही मुझे अपनी तरफ से कहना था। मेरा भी अपना शोध जारी है, आई एम स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे जैसे पहले भी बात करते ही हैं। तो लेकिन एक दूसरे से हम अपने अपने सोचना जो है उसको शेयर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो था किताब। अब मैं बुक को वापस शेयर कर लेता हूँ। तो सह अस्तित्व में अनुभव ही पूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार अस्तित्व तथा ज्ञान, है ना, ज्ञान को ही व्यापक कहा, ये बार बार कहा है, ज्ञान के बाद ब्रैकेट में व्यापक लिखा है, तो ये दोनों एक ही चीज है, का अभाव किसी देश काल में संभव नहीं पाया जाता है, तो ज्ञान का अभाव किसी भी देश काल में भी नहीं पाया जाता है। ज्ञान सर्व देश काल में समीचीन है। ठीक है, अतः ज्ञान रहता ही है, लेकिन ज्ञान का उद्घाटन जागृत मानव के द्वारा होता है। ये वाली बात ठीक है, ज्ञान का उद्घाटन जागृत मानव के द्वारा होता है। ये क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि हमारे पास में शब्दों की कमी पड़ती है व्यक्त होते समय, तो इसको लिटरेचर को हम बार बार पढ़ें तो ऐसा मतलब लगता है कि फिर बाबा जी जो है वो काफी सटीकता के साथ में शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो पाते हैं। तो हम भी इस वोकैबुलरी से भी अवेयर हो, और हम इसके बारे में जैसे जैसे हमारा ध्यान जाता है तो हम अपनी भी जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, हम भी आसानी से फिर व्यक्त जो है वो हो पाएंगे। तो पूर्ण ज्ञान का मैं इसको मतलब मैं जब इंटरप्रेट करता हूं तो मैं इसको ऐसा देख पाता हूं कि पूर्ण ज्ञान का उद्घाटन जागृत मानव के द्वारा हो पाता है। अदरवाइज जैसे जैसे कोई भी ज्ञान हो, मतलब पूर्ण ज्ञान के अलावा भी अगर हम कहें जिंदा रहने के धरातल पर भी कुछ ज्ञान है, जैसे बोले साइकिल चलाने का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान, लैपटॉप चलाने का ज्ञान, है ना, इंग्लिश बोलने का ज्ञान, ये वाली सारी चीजें भी जो है ये जिंदा रहने के धरातल पर कुछ कुछ ज्ञान है ही। तो इसके लिए जागृत होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान का उद्घाटन चैतन्य के द्वारा ही होता है ना। तो लेकिन पूर्ण ज्ञान का उद्घाटन जो है वो जागृत मानव के द्वारा होगा। इस तरह से जो है मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जी भैया, हाँ जी, पूर्ण ज्ञान का उद्घाटन जागृत मानव में होता है, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जागृत मानव भी सारा ज्ञान जो इस मतलब जो व्यापक में है, वो क्या वो उसका ज्ञाता हो जाएगा? नहीं तो कहने भैया का मतलब इसमें है हाँ तो इसमें जो है जी ना, जी बोलिए। तो इसमें है क्या भैया कि जागृत मानव हवाई जहाज चला लेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना। मेरा तो पॉइंट वही है। तो जागृत मानव हवाई जहाज चलाएगा, है ना, वो ये वाली और जागृत मानव को रशियन भी आएगी, जागृत मानव को जर्मन भी आएगी, ये वाली चीज जो है वो नहीं कह रहे हैं, है ना। अस्तित्व के नियमों का ज्ञान, इस चीज को ज्ञान कह रहे हैं। तो ज्ञान को जो कहा भाई, अब जैसे ना, अब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बात करने है तो बातचीत करने का ज्ञान, अब वो जहां पर भी वो जागृत मानव रहेगा वहां की कुछ भाषा होगी, उस भाषा का उसको ज्ञान होगा, और उस भाषा से वो दूसरे व्यक्ति तक अपनी जागृति ट्रांसफर कर पाएगा, ज्ञान का उद्घाटन कर पाएगा, है ना। तो नियमों का ज्ञान जो, तो भाषा भी एक नियम है, तो जहां पर वो रहेगा वहां पर उसके हिसाब से जो भाषा वो उसको आती होगी और उसके हिसाब से वो जी पाएगा। तो पूरी दुनिया में सब लोगों ने कौन कौन सी भाषा बनाई है, कौन कौन से यंत्र बनाए हैं, और वो सारी चीजें जो है वो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं कह रहे हैं। पूर्ण ज्ञान भैया वो ज्ञान का जो था ना, वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, है ना, इसको ज्ञान वाला पार्ट कहा, जी, है ना। फिर उसके बाद में स्किल्स को काउंट नहीं कर रहे भैया यहाँ पे, स्किल्स जो है वो विज्ञान वाले क्षेत्र में आती हैं, लेकिन विज्ञान वाले पार्ट को भी अगर हम ज्ञान से डिस्कनेक्ट करके चलें, ठीक है, तो वो विनाश की तरफ लेकर जाता है ना। हम देखते ही हैं आजकल विज्ञान ने काफी तरक्की की है पिछले 100 साल में, लेकिन धरती विनाश की तरफ जा रही है ना।
तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ये तीनों का इस तरह से एक लिंकेज है, एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो ज्ञान की रोशनी में फिर विज्ञान सार्थक होता है। ज्ञान की तरफ ध्यान ना हो और हम विज्ञान को ही ज्ञान मानकर चलते रहें तो वो अधूरापन है, वो विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। जी। तो ज्ञान जो है वो हमें कारण की तरफ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ज्ञान जो है वो सीधा कारण से ही लिंक होता है, बिल्कुल ठीक बात है भैया। और एक हमारे परंपरा में महाकारण शब्द भी यूज हुआ है, वो यहाँ पर उसको व्यापक से लिंक कर। जी भैया, थैंक यू। ठीक है, तो इतना जो था वो बात हुई। उपरोक्त संदर्भ से स्पष्ट हो जाना कि पदार्थावस्था में संगठन विघटन की जो क्रिया पाई जा रही है वह संकेत देती है कि समूह का होना, समूह की ओर पदार्थों का आकर्षित होना, ये आकर्षण का नियम है ना। तो परमाणु एक दूसरे के पास जाते हैं, समूह में होते हैं और वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनका घनीभूत होना, यही जो है किसी रचना का आधार बनता है, यही आकर्षण का नियम है। तो इसी तरह से भी प्राण कोशा जो है वो धरती में बहुत सारे खनिज रहते हैं, हर प्राण कोशा अपने डिजाइन के अनुसार उसी धरती में सब तरह के मिनरल्स रहते हैं, लेकिन जो आम को चाहिए वो आम ले लेता है, जो नीम के पेड़ को चाहिए वो नीम का पेड़ ले लेता है, और इस तरह से सब अपनी पूरकता उपयोगिता के साथ में व्यस्त है। तो ये जो है बाबा जी ने बड़े अच्छे से पूरा अस्तित्व के बारे में से बात जो है अपनी रखी। ये चीज बार बार आती है कि जैसे ही परमाणु विकसित होकर चैतन्य पद में संक्रमित होता है वह भार बंधन व अणुबंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब वो समूह बंधन से मुक्त हो जाता है और आशा बंधन से युक्त हो जाता है, उसमें एकदम से जीने की आशा जो है वो आ जाती है। ऐसे बाबा जी प्रस्तावित कर रहे हैं, हम अपने में देख भी पाते हैं थोड़ा थोड़ा इस चीज को, जितना हमारा ध्यान जाए। बताइए जी। बहुत बढ़िया भैया, आज है ना काफी अच्छी क्लैरिटी मिली है इसके ऊपर। जो हम कनेक्शन जो आपने बताया ना व्यापक का, ज्ञान ज्ञान क्यों बोला जाता है व्यापक को, तो वो जो कनेक्शन बैठा है ना वो बहुत बढ़िया है। अब मुझे तो लग रहा है भैया अभी मतलब मेरा भी कनेक्शन पूरा नहीं बैठा है, आपका भी आप अपने में जाते, लेकिन कनेक्शन की तरफ ध्यान जाता रहता है तो फिर हमारी ही सोच हमारे को उस कनेक्शन को ठीक बैठाने में, पूरा बैठाने में मदद करती है भैया। मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ जी। तो संजय भैया, कुल मिलाकर जो अगर कोई मानव अपने को सुखी पूर्वक जी पा रहा है तो हम उसको ज्ञानी की संज्ञा दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्ञान संपन्न कहेंगे उसको। है ना, तो अस्तित्व में ज्ञान है, वो वाला ज्ञान मुझ में आ जाए, ये काम करना है ना। तो ये जो 3 शब्द लिखे थे बाबा जी ने, जो परंपरा के ही शब्द हैं, ये ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय है ना। तो ज्ञाता कौन है? मानव। ये क्या है? जिसको जानना है, अस्तित्व है ना। तो अब अस्तित्व को जानने के लिए मुझे अस्तित्व की ऑनरशिप नहीं चाहिए, अस्तित्व के बारे में ज्ञान चाहिए। अस्तित्व तो अपनी जगह पे ही रहेगा, चांद अपनी जगह पे ही है, लेकिन चांद का ज्ञान मुझ में आ जाए। जी भैया। तो चांद का ज्ञान 700 करोड़ लोगों को भी, एक ही चांद है ना, उस चांद का ज्ञान काफी सारे लोगों को हो सकता है और होता भी है। एक मेरी क्वेरी हुआ करती थी, जब
जब हम गौतम बुद्ध के बारे में सुनते थे और सोचते थे कि वो एक वृक्ष के नीचे बैठे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये मेरी अपनी क्वेरी हुआ करती थी कि इतनी सारी लाइब्रेरीज में इतनी बुक्स थी, वहां पे तो ज्ञान नहीं मिला। एक ये कैसा ज्ञान है जो कि आप बैठ के वृक्ष के नीचे जो है और आप ज्ञान आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो क्वेरी मतलब थी पहले से, बचपन में इस तरह की क्वेरी आती थी। फिर तो अब ऐसा लग रहा है कि ज्ञान जो है वो जो आप बता रहे हैं वो और ये जो दर्शन है वो ज्ञान कुछ मतलब यही है जो जिसकी बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये मैं इसीलिए मुझे ना मतलब लगता है कि हम ये साथ साथ ये चर्चाएं भी थोड़ी सी चलती रही। जैसे आपने लाइब्रेरी शब्द बोला तो एकदम से मेरा ध्यान गया कि जैसे हम कहते हैं कि ये मोबाइल मेरे पास में आने से मेरे पास मोबाइल का ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह से एक पुस्तक मेरे पास में आ गई तो इससे मेरे पास में पुस्तक का ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो मुझे पुस्तक मेरे पास में है और मैं पुस्तक को पढ़ सकता हूं, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया है, मैं ज्ञान संपन्न नहीं हूं, ऐसी संभावना हो सकती है ना। तो ये जो समझने की चीज है ये जड़ वस्तु से अलग है। ये एक जो है ना, ये मतलब जो ज्ञान जो है ये जड़ वस्तु से अलग चीज है। पहले मतलब सोच के मेरे को शोध से इस चीज को मैंने एक्सक्लूड किया। मतलब 3 चीजें हैं, व्यापक, जड़ और चैतन्य, है ना। तो जड़ ज्ञान नहीं है, जड़ के बारे में ज्ञान है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जड़ अपने आप में ज्ञान नहीं है। तो फिर आखिर में यही निकल कर रहता है कि भैया ज्ञान भी अस्तित्व में है और हर तरफ है ना। तो चांद का ज्ञान जो है वो सिर्फ दिल्ली में ही है या लंदन में भी है या किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे वहां पर भी रहेगा, तो हर तरफ ही रहेगा, है। तो ज्ञान हर तरफ है, वस्तु एक जगह पर है। तो ज्ञान ही व्यापक है, व्यापक को ही ज्ञान कह रहे हैं। ये जो है एक एटलीस्ट जो है ना वो एट्रीब्यूट्स दोनों के मिलते जुलते से दिखते हैं। तो वस्तु अपनी जगह पे रहेगी, मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊंगा, ऐसी एक संभावना बनती है। तो आपने जैसे कहा पेड़ के नीचे बैठ के भी ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। जी भैया। और बताएं। ठीक है, और प्रश्न हो तो अगले चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ छोटा सा चैप्टर है 2 पेज का, लेकिन काफी सारे हम लोगों ने ना परंपरा में इससे रिलेटेड चीजें सुनी हुई हैं। चैप्टर का नाम है कर्म और फल, है ना। हम लोगों ने काफी भगवत गीता का कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो हमने बचपन से सुना है, और फिर कंफ्यूज्ड भी कभी कभी रहते हैं कि भैया फल की चिंता ना करें तो कर्म क्यों करें, है ना। तो यह बाबा जी मध्यस्थ दर्शन में जो कर्म और फल को कैसे देख रहे हैं इसके बारे में 2 पेज में रखा है। चाहे तो थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं आज, अभी 10-15 मिनट है, थोड़ा सोचने का टाइम भी रहेगा कल तक के लिए। बताएं क्या करना है। नहीं, काम में देरी नहीं करनी चाहिए जी, मैं कल पढ़ लेते हैं। आवाज मेरी कम आ रही है क्या? हाँ थोड़ी सी कम थी लेकिन ठीक है अब आ गई, तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। कौन पढ़ेंगे? भैया मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है कर लीजिए। कर्म एवं फल। संपूर्ण व्यवहार से मानव ने सुख की कामना की है। सर्वमानव सुख, समाधान एवं सदुपयोगिता को सिद्ध कराने वाली व्यवस्था एवं व्यवहार का समर्थन तथा अनुसरण ही सुखी होने का एकमात्र विधि है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, उद्देश्य, कारण, प्रभाव और फल निहित है। प्रत्येक कर्ता के द्वारा कर्म
कर्म के लिए कारण एवं उद्देश्य, कर्म से फल एवं प्रभाव, फल एवं प्रभाव से आवश्यकता का निर्धारण सिद्ध है। कर्ता, जिस कार्य में जितना विचार पक्ष का नियोजन है वह विचार पक्ष ही उस कार्य की कर्ता पद को स्पष्ट करता है। कर्म, विचार पक्ष के आकार का अनुकरण करने के लिए श्रम की कर्म संज्ञा है। कारण, प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के उद्गम के लिए प्रमुख संपदन ही समझदारी है। समझदारी का मूल संपदन सह अस्तित्व ही है। इसको स्पंदन कहेंगे, स्पंदन कहेंगे। स्पंदन, अच्छा स्पंदन। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार है, क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है, यही संस्कार का प्रमाण है। प्रभाव, किसी फल वाले स्पष्ट प्रेरणा अथवा स्फुरण की प्रभाव संज्ञा है। हर घटना और फल परिणाम प्रेरणा के स्फुरण से ही प्रकट होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया ही की प्रभाव संज्ञा है। फल, क्रिया प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम जो प्रवृत्तियां हैं उनकी आवश्यकताएं संज्ञा है। सभी योगों में उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन निहित है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा दायित्व कर्तव्य के पालन हेतु किया जाता है। संपूर्ण क्रिया ह्रास की ओर अथवा विकास की ओर है। कारण क्रिया की पृष्ठभूमि स्फुरण अथवा प्रेरणा भेद से है जो संस्कार का रूप है। प्रभाव सम, विषम तथा मध्यस्थ तीन प्रकार के हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया फल परिणाम के रूप में परिलक्षित होते हैं। फल के दो भेद हैं, पूर्ण फल और न्यून फल। प्रत्येक क्रिया किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपन्न की जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम में आशय की पूर्ति होने का पूर्ण फल तथा अपूर्ति साध्य तथा साधन समुच्चय की औचित्यता समन्वित होने पर पूर्ण फल होता है। मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृत, जागृत के बिना समाधान, समृद्धि, समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व, समत्व, मानत्व, समत्व के बिना पूर्ण फल, पूर्ण फल के बिना परंपरा का स्फुरण तथा प्रेरणा, और स्फुरण या प्रेरणा के बिना कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। मानवीयतापूर्ण बुद्धि द्वारा निश्चित कर्तव्य के परिपालन से मानव सफल एवं सुखी होता है। कारण चेष्टा को आशा, विचार, इच्छा व संकल्प पूर्ण कार्य चेष्टा में प्रवृत्त करने हेतु प्राप्त पृष्ठभूमि के कारण संज्ञा है। प्रभाव वातावरण, अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक पूर्ण संस्कार ही प्रभाव है। फल संस्कार का प्रभाव ही फल है। मानव के अध्ययन संरचना तथा योग की घटना है। चैतन्य पक्ष में संस्कार मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित होती है। यह जागृत परंपरा की देन है। अध्यास, अध्यास का तात्पर्य प्राणावस्था में कार्यरत प्राणकोशाओं में स्पष्ट रहता है। इसका स्वरूप प्राण सूत्रों में निहित रचना विधि से है। सर्व शुभ हो। गुड दीदी, थैंक यू। ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर्स है, लेकिन मेरे को काफी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं कई बार इसको पढ़ा हूँ।
जैसे मैंने तो अभी पीछे हम ना ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की बात कर रहे थे, तो बाबा जी ने कई जगह पे ना 3-3 शब्दों को लिंक किया है। एक्चुअल में परंपरा में लिंक हुआ ही हुआ है, तो यहाँ भी यहाँ 3 शब्द जो है ना वो इस तरह से आए हैं, साधक, साध्य तथा साधन, है ना। तो इसको भी अगर देखें तो इस तरह के साधक मतलब जो कुछ पाना चाहता है, तो मतलब एक स्टूडेंट है ना, एक एक व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता है, तो उसको भी हम साधक का नाम दे सकते हैं। एंड इन दैट सेंस हम सब भी एक तरह से साधक के रूप में अपने को देख सकते हैं। साध्य क्या है? जिसको पाना है। तो साधक जो है पाने वाला, और साध्य जिसको पाना है, और फिर आ गया साधन। तो साधन का सहारा लेकर के साधक साध्य को पाता है। तो एक तरह से पाने वाला, जिसको पाना है, और फिर उसके बीच में साधन है। तो इस तरह से ये 3-3 शब्दों के समूह जो है ना वो आते हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि हमारा इस तरफ ध्यान जाता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग लगता है समझने में, इसकी जो है वो हेल्प भी मिलती है। संपूर्ण व्यवहार से मानव ने सुख की कामना की है ना। तो कर्म की बात हो रही है, तो व्यवहार भी जो है वो कर्म में आता ही है। तो मानव जो कुछ भी करता है वो सुख के लिए करता है। ये जो है इस चीज को यहाँ पर लिखा गया है। सर्व मानव सुख, समाधान एवं सदुपयोगिता को सिद्ध करने वाली व्यवस्था एवं व्यवहार का समर्थन तथा अनुसरण ही सुखी होने की एकमात्र विधि है। तो क्या कह रहे हैं बाबा जी? यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्व मानव सुखी हो जाए, समाधानित हो जाए, सदुपयोगिता सिद्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था और ऐसा व्यवहार का समर्थन और अनुसरण करना, इस चीज को अप्रूव करना, उस चीज को खुद करना, यही सुखी होने की एकमात्र विधि। तो बाबा जी जो है मतलब बेसिकली यहाँ पर ये लिंक कर रहे हैं कि सुखी होने का कार्यक्रम जब तक मेरा इंडिविजुअल कार्यक्रम रहता है, जब तक व्यक्तिगत कार्यक्रम रहता है, इट इज बाउंड टू फेल unless and until it includes सर्व मानव, है ना। सर्व मानव सुखी होंगे, इसी से मेरे सुखी होऊंगा, ये एकमात्र विधि है ना। इसको कहीं पर और भी बाबा जी का एक संवाद आया था, जो कि ये आखिर में बाबा जी लिखते हैं ना, सर्व शुभ हो। तो इसके संवाद में कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा था या सुना था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि या तो सर्व शुभ होगा या सर्वनाश होगा, है ना। या तो सारे सुखी होंगे या सारे दुखी होंगे। तो जब तक हमारी इमेजिनेशन में मैं सुखी हो जाऊं, सिर्फ इतना ही कार्यक्रम चलता है, एक बड़े अगर नैरो व्यू पॉइंट से चलता है, नैरो दृष्टिकोण से चलता है, तो ये वाला कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा। एंड इंसिडेंटली जब हमारा ध्यान जाता है, तो पूरी मानव जाति के इतिहास में हुआ यही है नैरो दृष्टिकोण से सुखी होने की कामना की गई है। मेरा समुदाय, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा परिवार, मैं, है ना। जब तक सुखी होने का कार्यक्रम जो है वो सीमित रहता है, देन कुछ कुछ लोग या काफी सारे लोग उस कार्यक्रम से एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, और उनकी तरफ ध्यान नहीं रहता है, और फिर जो है वो दुखी होते हैं, और फिर जो दुखी होते हैं फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो किसी ना किसी शेप में कॉन्फ्लिक्ट, द्रोह, विद्रोह, युद्ध, इस तरह की चीजों के रूप में दिखता है। यहाँ बाबा जी ने सर्व मानव के सुखी होने के कार्यक्रम बनेंगे, यही सुखी होने की एकमात्र विधि है, इस तरफ जो है वो ध्यान दिलाया है। तो ये भी हमारे कर्म कैसे हो, है ना, कर्म का फल हम सुखी होना चाहते हैं, तो हम किन कर्मों से सुखी होंगे? हमारे कर्मों में जो है सर्व मानव के सुखी होने का कार्यक्रम होगा। इस चीज को अगर हम तर्क संगत विधि से और व्यवहारिक विधि से देख पाए, तो फिर हमारे को वैसे फल भी मिलेंगे। अगर वैसे कर्म ही नहीं होंगे तो फिर वैसे फल भी नहीं मिलेंगे। तो कर्म और फल में इस तरह से इसको हम थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि 4 भी बजने वाले हैं, और अब जो है ये बिल्कुल इसकी डिटेलिंग शुरू हो जाएगी। तो आई डोंट वांट टू बिगिन दिस, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे सिर्फ थोड़ा सा ही बात करेंगे तो वो मतलब फिर छोड़ना पड़ेगा बीच में।
लेकिन किसी का पढ़ के अपनी तरफ से कोई क्यूरोसिटी हो, कोई जिज्ञासा हो, उसकी बात अभी 5-10 मिनट में हम कर सकते हैं, ताकि कुछ सोचने के लिए आपके पास में मटेरियल रहेगा कल तक के लिए। जितनी हमने इस 2 पेज को पढ़ा कर्म एंड फल के बारे में, किसी चीज की तरफ भी ध्यान गया हो रैंडमली, उसकी हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसको एक स्ट्रक्चरली जो है कल ही शुरू करेंगे। भैया हाँ जी, हाँ जी। अभी जो आपने बात रखी सर्व सुख वाली, और आपने ये भी रखा कि भाई जब तक सर्व नहीं जागृत होंगे तब तक सुख नहीं होगा, और अदरवाइज उसका नाश होगा। जो हमारे जो कन्वेंशनल रिलीजन है, ये भी तो इसी प्रेरणा में है। मतलब हिंदुइज्म को अगर हम ना बात करें, लेकिन जो मोनोथिस्टिक जो रिलीजन है वो भी तो यही कह रहे हैं कि भाई धरती पर सब एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें, और तभी जो होगा, मतलब इसका मतलब डे ऑफ जजमेंट वगैरह आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये इसको एक एज अ प्रोपेगेंडा के तौर पे देखा जाए, या इस वास्तविकता में सच्चाई है कि जब तक सब लोग एक साथ नहीं जागृत होंगे तब तक सुख नहीं होगा। ये एक तो जो है ना, मतलब 1-2 चीजों की तरफ ध्यान जाता है ऐसे कि सब लोग एक धर्म को फॉलो कर लेंगे तो सब सुखी हो जाएंगे, ऐसी एक मान्यता के रूप में रखी जाती है बात। लेकिन मैं तो काफी बार अपने परिवारों में ही देख पाता हूँ, और आप सब भी अपने अपने परिवारों में जांच सकते हैं कि मोस्टली हमारे परिवार में जितने भी लोग रहते हैं वो तो एक ही धर्म के रहते हैं। मेरे मम्मी पापा भी हिंदू धर्म के हैं, मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, मेरे इन लॉज भी हिंदू धर्म के हैं, मेरे बच्चे भी हिंदू धर्म के हैं। ठीक है, ये एक परिवार के लेवल पे या एक एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में भी एक धर्म को फॉलो करते हुए लोग आपस में सुखपूर्वक नहीं रह पाते, ऐसा क्लियरली दिखता है जी। ठीक है, तो 100 करोड़ या 700 करोड़ लोग अगर एक धर्म को फॉलो कर लेंगे तो वो सुखी रह पाएंगे। उसको उसको उसके एविडेंस का जो एविडेंस दिखेगा वो कम से कम 150 लोग जो फैमिलीज में रहते हैं, है ना, वो तो एक धर्म को फॉलो करने वाले सुखी रह पाए, ऐसा ऐसा भी नहीं दिखता है। तो वो ना एकदम से थ्योरी ही इलॉजिकल सी लगती है भैया। जी भैया मुझे ना इसमें ये भी समझ में आया है कि सुख भी तो डिफाइन करा है, सुख क्योंकि बिल्कुल जब ठीक आप बात है। प्रिय हित लाभ की ओर में सुख देखेंगे तो सुख को डिफाइन मतलब करी हो ही नहीं सकता ना, फिर तो सबका अपना पर्सनल अपना एजेंडा है। बिल्कुल ठीक जब बात आप न्याय धर्म सत्य के हिसाब से सुख को देखेंगे तो ये पॉसिबल भी है जो बात कही जा रही है। तो फिर बिल्कुल। आपके लिए सुख का मतलब सिर्फ अपने लिए हित या अपने तरफ जो प्रिय है वो नहीं होगा, फिर सुख भी आपको मालूम है क्या है, वो भी डिफाइंड है ना। तो यहाँ पर जो है भैया ये क्या बात कर रहे हैं कि ये जिसे कहते हैं ना कि समाधान से सुख है, व्यवस्था से सुख है। ये शब्द इसमें जो है जो दूसरी वाली अनुभूति में बिल्कुल क्लियरली व्यवस्था शब्द भी है, और बार बार बाबा जी भी जो इस चीज को एम्फेसाइज कर ही रहे हैं, अव्यवस्था दुख है, व्यवस्था सुख है। व्यवस्था है क्या, इसको हमको समझना है। तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है, फिर हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, फिर हमारे परिवार में व्यवस्थाएं हैं, तो हर लेवल पे व्यवस्था को समझना है। तो हमारे जब हम समझने के क्रम में जाते हैं तो स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था, इन 4 लेवल के ऊपर व्यवस्था को समझने जाते हैं। व्यवस्था को समझते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, तो सुख घटित होगा भैया। अगर व्यवस्था को समझेंगे नहीं तो सुख घटित होगा नहीं। सिर्फ एक धर्म को फॉलो कर लेंगे, उसका पालन कर लेंगे, सब लोग एक तरह से पूजा कर लेंगे, सब लोग एक ही भगवान को फॉलो करेंगे, इससे सुखी हो जाएंगे, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। जी जी। तो अभी जो है ना, मेरे को सबसे बड़ा गैप ये लगता है, बाबा जी ने अपने डायलॉग्स में इस तरह से कहा भी है कि देखो, मतलब ये नहीं है कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें अगर इस धरती पे 700 करोड़ लोग रहते हैं तो 700 के 700 करोड़ लोग जागृत हो जाएंगे, शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन सफिशिएंट नंबर ऑफ जागृत लोग जो है ना वो होगा।
कुछ साथियों से मेरा ऐसा सुनने में आया है, डायरेक्टली मैंने बाबा जी को नहीं सुना है। वंदना दीदी अगर या सुनील भाई आपने किसी ने सुना हो तो आप इस चीज को मतलब वेरीफाई कीजिए कि बाबा जी ने कहीं पे कुछ ऐसा मैंने सुना इनडायरेक्टली कि 1% लोग भी जो है ना वो भी अगर जागृत हो जाएंगे तो अच्छे से जागृत परंपरा बनेगी। ऐसी कुछ बात कही है कभी किसी के ध्यान में आ रहा है कि? अच्छा अभी शिल्पा दीदी भी नहीं, हाँ शिल्पा दीदी नहीं नहीं, मैं तो हूँ, वो वंदना हाँ, दीदी नहीं है अभी। अच्छा मेरा अच्छा एक्चुअली ओके, मैं फोन से कर रही हूँ, मेरा उस पे चला गया अच्छा कनेक्शन। अच्छा अच्छा कोई नहीं, हाँ हाँ ठीक है। तो कुछ मतलब बाबा जी ने ऐसा भी कहा कि मतलब सब लोग 100% जागृत हो जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जब सफिशिएंट नंबर ऑफ जागृत लोग होंगे तो हमारी अभी ना व्यवस्थाएं भी जो है वो भी अजागृत भ्रम के आधार पर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं। तो जब सफिशिएंट नंबर ऑफ जागृत लोग होंगे तो हमारा शिक्षा का कंटेंट जागृत परंपरा के आधार पर होगा, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो जागृति के आधार पर होंगी, है ना। तो उस तरीके से जो है वो जागृत परंपरा होगी। ये जो है इस तरीके से जागृत परंपरा को देख सकते हैं। हर व्यक्ति जागृति संपन्न हो जाएगा, समाधान संपन्न हो जाएगा ऐसा मतलब शायद ना हो, लेकिन व्यवस्थाएं जागृति के आधार पर होंगी तो सब लोग उसमें भागीदारी करते हुए व्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये जो है ये इसमें एक मेन बात है। जी भैया। संजीव भैया, यहाँ पे एक, जैसे मेरे को भी यही क्वेश्चन तंग करता था और मुझे लगता था इतनी जल्दी तो ये होने वाला कार्यक्रम नहीं है, मैं भी अभी बिल्कुल नई जुड़ी हूँ। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर माय कंसर्न हियर कि यही फीलिंग आने के बाद ना कई बार लगता था क्या इस सब से तो होने वाला नहीं है, जब तक सब नहीं होंगे सुखी तो सुख की वो परंपरा भी नहीं बनेगी और अकेले तुम क्या कर लोगे। तो ये फीलिंग्स आती थी मुझे, और मुझे ज्यादा संतुष्टि वहां पे हुई जब ये लगा कि विकास क्रम और विकास और जागृति क्रम और जागृति है, तो आप क्रम में तो आगे बढ़ेंगे ही ना। और क्योंकि मानव संसारण संगी है तो संस्कार रूप में ये, और जीवन जो है वो निरंतर है, जीवन जो है वो आप जीवन रूप में रहेंगे ही, इस शरीर यात्रा के बाद भी आप दोबारा शरीर लेंगे ही। तो उस शरीर में अभी जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कुछ बच्चे बचपन से ही उनका थिंकिंग ऐसी होती है, या जैसे हम उनकी जर्नी बोलते हैं अलग है, वो जिज्ञासु होते हैं, उनमें पात्रता पैदाइशी होती है। तो अभी अगर बहुत ये लग रहा है कि सब कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, तो लेट्स बी लिटिल सेल्फिश एंड थिंक फ्रॉम दिस एंगल कि हम अपने ऊपर तो काम कर ही रहे हैं ना, और अपनी जो है इस जीवन यात्रा में तो कुछ आगे बढ़ ही जाएंगे। तो उसमें ये मुझे इस बात से फिर थोड़ी ये तसल्ली मिली कि पूरे सब लोग जागृत होंगे और उसके बाद सर्व शुभ होगा। वो नहीं भी हो तो एटलीस्ट अपने लेवल पे आदमी को लगता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस का हल करके इस जीवन को अपने को थोड़ा सा सुख शांति के साथ रह के और आगे संस्कार रूप में तो ले ही सकते हैं। So I see it that way. बढ़िया दीदी। सीमा दीदी मैं थोड़ा सा बस मैं सुनी आपकी पूरी बात, मैं 2 सेकंड के लिए उठा था। मेरी ना हमारी तो घर में काफी बातचीत दीदी ये चलती रहती है। तो एक बुक है मेरी डॉटर ने मेरे को दिखाई थी, संजना ने कुछ टाइम पहले। उस बुक का टाइटल है सेपियंस। किसी ने देखी है आप में से? हाँ जी भैया, मैंने थोड़ी पढ़ी भी हुई है। ठीक है, तो वो संजना मेरे पास में लेके आई 2-4 महीने पहले। तो उसने मेरे को बताया कि इसमें ना हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो मतलब उसमें जो 1-2 चीजों की तरफ मेरा ध्यान गया, मैंने भी थोड़े पन्ने उसके पलटे, तो उसमें ऐसा कुछ बताया गया जो भी एस्टिमेट्स लगा रहे हैं वो लोग कि मानव जाति ने एग्रीकल्चर जो है ना वो अराउंड 10,000 बीसी के आसपास समझी, है ना। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले जो है मानव को खेती करना आया। और जो खेती करना आया इसके लिए भी वो राइटर्स जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि आदमी को 2-4 हजार साल लगे। उससे पहले जो था सिर्फ जो पेड़ लगे हुए हैं उस पे पेड़ लगे हुए हैं या जो कुछ भी मिलता है उसको तोड़ा और खा लिया या पशु मारे और खा लिया। तो फिर कभी ध्यान आया कि भैया ये इसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी खेती कर सकते हैं। तो
तो खेती करने के प्रोसेस को सीखने के लिए ऐसा अनुमान लगाते हैं जो हिस्टोरियंस हैं कि इसमें 2-4 हजार साल लगे। मतलब जैसे ही किसी को आया होगा तो एकदम से क्या ऐसा लगता है कि एक ही जनरेशन में खेती आ गई होगी, है ना? कौन सी मिट्टी में मतलब कितना पानी देना है, कौन से सीजन में बीज लगाना है, किस तरह से उसको मतलब उसका ध्यान रखना है, इस सारे प्रोसेस को अगर हम कल्पना करें तो अगर अभी तो हमें बड़ा आसान लगता है क्योंकि ये सब हो रहा है, लेकिन अगर इमेजिन करें कि मैनकाइंड के पास में ये ज्ञान नहीं था, तो जब सोचा होगा कि ऐसा कुछ करते हैं और इसमें पूरी तरह से पारंगत होने में अगर 2000 साल लगे, तो जिन लोगों ने शुरू किया उसको करना, उन लोगों ने तो खेती के फ्रूट्स जो है वो नहीं देखे। लेकिन क्या ये करने योग्य काम है कि नहीं है सीमा दीदी, क्या लगता है? बिल्कुल है संजीव भैया। है ना? तो अगर किसी काम को करने में मतलब 2000 साल भी लगते हैं तो कोई पीढ़ी शुरू करेगी तो वो 2000 साल में पूरा होगा, है ना? और अगर हम सारे के सारे अपने कार्यक्रम को अपने शरीर यात्रा के दायरे में रहकर देखते हैं कि अगर मैं करूंगा तो मैं अगर 20 साल यहाँ पर धरती में और हूं या 40 साल और हूं और इसका कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है, देन आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस। तो जो है फिर काफी सारे काम जो है ना मानव जाति के इतिहास में दीदी अच्छे हुए हैं। तो मतलब वो जिन लोगों ने वो वाले काम किए उन्होंने उसके फ्रूट्स नहीं भोगे। ये जो कर्म एंड फल का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने अगर वो टेलीफोन पे काम किया, लेकिन मोबाइल का मजा अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल नहीं ले पाया, मोबाइल का मजा तो हम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने काम करना शुरू किया तो 100 साल के बाद में आज जो है वो ये चीजें हैं। बिजली पे किसी ने 300 साल पहले काम करना शुरू किया तो आज बिजली है तो लैपटॉप है और मोबाइल है। तो हम लोग भी दीदी ये करने योग्य काम है और हो सकता है कि इस काम को करने में मैं तो बढ़ा चढ़ा के बोले 1000 साल लगेंगे तो 1000 साल भी लगेंगे, तो कोई तो शुरू करेंगे कुछ लोग तो 1000 साल में पूरा होगा दीदी। ये अपने में हम टटोल कर देखें तो अपने में अगर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ भैया ये मानव जाति के काम की चीज है और मैं तो मानव जाति के काम में चीजें जो आती है मतलब मेरे को उसमें इन्वॉल्व होने से, व्यवस्था में भागीदारी होने करने से अच्छा फीलिंग आता है, तो मेरे को फील अच्छा होता है। इस चीज को जब हम टटोल पाते हैं तो हमारे होते हुए नहीं भी हो पाएगा, उस चीज की पीड़ा नहीं रहती बिल्कुल भी। ऐसा जो है मैं अपने में बिल्कुल क्लियरली दीदी देख पाता हूँ। बिल्कुल ठीक भैया। और मैं तो ये मानती नहीं ना, मैं ये मानती हूँ अगली शरीर यात्रा में तो हम यहाँ से आगे चलेंगे ही ना। बिल्कुल ठीक है। तो वैसा मानते हैं तो भी ठीक है, कई लोग वैसा नहीं भी मानते तो भी ठीक है। मतलब हम नहीं भी होंगे तो भी, मतलब मध्यस्थ दर्शन में तो ऐसा प्रस्तावित है ही कि शरीर यात्रा जो है वो जीवन बार बार शरीर धारण करेगा, हिंदू परंपरा में भी कहते ही है। लेकिन किसी का इसको ये चीज लॉजिकल ना भी लगे तो भी भैया मानव जाति की एक कंटिन्यूटी तो है। तो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले लोगों ने मेहनत की, उसके फल हम भोग रहे हैं। अब कुछ मेहनत हम भी कर लेंगे, इसके फल 500 साल बाद लोग भोग लेंगे। तो इसमें भी कोई भी ऐसा नहीं लगता कि ये नुकसान वाली बात है या नहीं करना चाहिए। जी भैया। हाँ जी। हाँ, मानव का जो जीवन परमाणु है वो एज इट इज हमेशा से बना रहा या उसमें भी गठन पूर्णता हुई। और जैसे कि हम दिखाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो वो मतलब जो हमारा जो शरीर की रचना है उसमें वो समय के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आई और तब हम इस शरीर के रूप में आए हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि मानव का जो शरीर है वो उसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हुआ है और इसी तरह से जो जीवन परमाणु है उसमें भी एवोल्यूशन हुआ है? तो देखिए भैया अभी मतलब ये
अब क्या आप ऐसा मानते हैं या नहीं मानते, ये प्रश्न को थोड़ा सा ना रिफ्रेज कर लेंगे। मध्यस्थ दर्शन में ऐसा प्रस्तावित है जी और जी हम जी सब अपने अपने अधिकार के साथ में हैं कि हम उस चीज को माने या ना माने। तो मध्यस्थ जी दर्शन में ऐसा प्रस्तावित है कि शरीर में जितने भी सेल, मतलब मानव शरीर की बात करें या मानव शरीर के अलावा भी जितनी भी चीजें हैं जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर है इस धरती पर, है ना, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, जिसमें पशु पक्षियों के शरीर भी है और जिसमें मानव का शरीर भी है, इसमें इवोल्यूशन हुआ है। इसको बाबा जी ने जीवनी क्रम के नाम से नाम दिया है। जब हम डिटेल में जाएंगे, बाकी दर्शन की पुस्तकें पढ़ेंगे, इसको जीवनी क्रम बोला। तो ये जो है, इसमें इवोल्यूशन हुआ है ना। तो क्योंकि शरीर जो है वो अलग अलग एटम से मिलकर एक अणुबंधन से रचना हुई है, और इसमें समय के साथ साथ जैसी प्रकृति में अस्तित्व में आवश्यकता समझी, इसमें इंप्रूवमेंट, क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज जो भी चाहिए था वो होता रहा। जीवन परमाणु कॉन्स्टिट्यूशनली वैसा ही है जैसा जैसा हमेशा से था, ठीक है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चेंज नहीं है। बाबा जी प्रस्तावित ये कर रहे हैं कि जब हम जीवन परमाणु को समझते हैं तो ये हमारे को समझ में आता है कि मैं अपने जीवन परमाणु की क्वालिटी बदल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं, है ना। तो जीवन परमाणु तो था, जैसे कि ग्रेविटी तो न्यूटन से पहले भी थी ही, लेकिन जब न्यूटन ने इस तरफ ध्यान दिलाया तो हम सबको ग्रेविटी समझ में आ गई। 300 साल पहले तक किसी को समझ में नहीं आई हुई थी। तो ग्रेविटी अस्तित्व में थी ही, धरती पे थी ही। इसी तरह से जीवन परमाणु है भी, अभी तक किसी ने हमको इतनी क्लियरली बताया नहीं, अब हमारे को बताया गया है और हम अपने में वेरीफाई कर पाते हैं कि हाँ भैया ये ऐसा ही है। जब मैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को देखता हूं तो फिर मैं जैसा अपने को बनाना चाहता हूं वैसा बना भी पा रहा हूं। इससे पहले मैं बना नहीं पाता था, मैं अपने में कुछ चेंजेस लाना चाहता था, मैं अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहता था, है ना, टुवर्ड्स नॉट मैनिपुलेटिव चेंजेस, लेकिन चेंजेस फॉर व्यवस्था, है ना। तो वो कैसे आएगी, ये जीवन परमाणु को जैसे प्रस्तावित किया गया वैसा देखने से ठीक लगता है कि हाँ भैया ऐसे जो है, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ, व्यवस्था बनाने में ये सहायक है। थैंक यू भैया। भैया मैं जो पिछला पॉइंट हमारा चल रहा था उस पे थोड़ा सा उसको और आगे कनेक्ट करना चाह रहा था। हाँ बोलिए ना। रजत भैया से पहले वाला जो पॉइंट था हमारा, तो उसमें कनेक्शन यहाँ बैठता है जब हम बोलते हैं कि ये मध्यस्थ दर्शन जो है ये मानव जाति के लिए है। और जो बाबा जी ने भी किसी भी कोई भी जो भी उन्होंने पुस्तक लिखी है तो उसमें उन्होंने कृतज्ञता का एक अलग से एक पेज दिया है जिसपे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हीं सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिससे आज भी यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। तो वो भी अगर देखा जाए तो ये जो बाबा जी का भी जो प्रमाणित होना है ये एक इंडिविजुअल घटना नहीं है, ये मानव जाति का घटना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मेरे को, मैं उसी से वो कनेक्ट कर रहा हूँ जैसे आप जो बुक बताई आपने सेपियंस के नाम से, जो पूरा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी और एग्रीकल्चर का और इस तरीके से, तो वैसे ही अगर हम देखें तो मतलब ये जो ज्ञान का उद्घाटन होना है और ये जो प्रमाणित होना है बाबा जी का, मानव जाति का प्रमाणित होना है, सिर्फ बाबा जी का प्रमाणित होना नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी भैया बिल्कुल। बाबा जी ने कहा भी है कि भैया इस चीज की जरूरत है। ये एक संयोग की बात है कि मेरे थ्रू हो गया। बाबा जी ने ऐसा कहा, अगर मेरा ध्यान इस तरफ ना जाता तो किसी दूसरे का जाता और वो कर लेता। मतलब ये होना तो निश्चित था, ऐसा बाबा जी ने क्लियरली कहा है। तो बढ़िया हो गया भैया। ठीक है, टाइम भी काफी हो गया भैया, आज की मीटिंग क्लोज करते हैं।
ठीक है, तो कल जो है ये चैप्टर 6 है, पेज 56 से पहले की 2 अनुभूतियां हमने कर ली है, उसके बाद जो है शुरू करेंगे। कल सुमेर भाई रहेंगे साथ में, अगर मैं आ पाया तो भी ठीक है, नहीं आ पाया फिर भी सुमेर भाई सेशन में आ रहे हैं, ठीक लग रहा है ना? मैंने भी उनको सुना है और उन्होंने काफी अच्छे से जो है ना चीजों को पकड़ा है पिछले 4-5 साल में, तो उनको देख के काफी प्रेरणा भैया मिलती है। आप दोनों ही आए तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, वो तो आ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते thank भैया, you। सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते भैया।